नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्यामलाल चौधरी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज से हम लोग चैप्टर वाइज मैथ सीखी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारे पास संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को चालू करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ। जैसा कि बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास के बीच में पूछते हैं कि सर आप कौन सी कोचिंग में पढ़ाते हो, उसकी बैच कब से स्टार्ट होने वाली है। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी 1-2 मिनट में दे देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि लॉकडाउन अब समाप्ति की स्थिति पर है और 31 अगस्त के बाद कोचिंग खुलने की संभावना ज़्यादा है। तो ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन दिख रही है, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मैं एम्पल IAS एकेडमी जावरा पर पढ़ाता हूँ, जिसकी एक ब्रांच रतलाम में भी है। तो सबसे पहले मैं एम्पल IAS एकेडमी पर पढ़ाता हूँ, जिसमें जैन क्रेडिट की स्पेशल बैच 60 दिनों की टारगेट बैच जो है वो स्टार्ट होने वाली है। कब से शुरुआत होगी? तो ये शुरुआत होगी 1 सितंबर से। कब से शुरुआत होगी दोस्तों? 1 सितंबर 2020। 1 सितंबर से टारगेट बैच शुरू होने वाली है। तो जिसको भी अगर जानकारी ज्यादा चाहिए, इंफॉर्मेशन, तो इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। तो अपना अपना जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा ले। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इन 2 नंबर में से किसी पर भी कॉल कर देना है। ये जो 2 नंबर आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, इन दोनों में से किसी पर भी कॉल कर देना है। वहां से आप पूरी जानकारी अच्छे से ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं, हम लोग अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मिल चुका होगा कि संख्या पद्धति, आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग चालू करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति। तो आज से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है संख्या पद्धति। इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि संख्या होती क्या क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग संख्या का वर्गीकरण। तो संख्या का वर्गीकरण ध्यान से समझना है आप लोगों को। बोर्ड पर हमेशा ध्यान रखना है, गणित में 2 प्रकार की संख्या संभव है। कितने प्रकार की संख्या संभव रहेगी? हमेशा केवल 2 प्रकार की संख्या। पहले प्रकार की संख्या होती है वास्तविक संख्या। पहले प्रकार की संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या। दूसरे प्रकार की होती है काल्पनिक। दूसरे प्रकार की अवास्तविक या काल्पनिक। तो इसको हम अवास्तविक भी बोल सकते हैं या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक या काल्पनिक, जिसकी केवल मात्र हम लोग कल्पना कर सकते हैं। तो गणित में 2 प्रकार की संख्या संभव होती है। पहला रहता है वास्तविक संख्या, दूसरी रहती है अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं अवास्तविक या काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो अवास्तविक ऐसी संख्या जिसकी केवल हम लोग कल्पना करते हैं। तो कल्पना में देखो केवल एक तरीके की आती है इसमें, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या में। याद रखना, अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या माइनस में हो, जैसे अंडर रूट के अंदर -17 लिख दिया मैंने, तो वास्तव में गणित में ऐसी संख्या संभव नहीं है। अंडर रूट के अंदर हमेशा संख्या प्लस में होती है। अगर माइनस में जाती तो ये किसका रूप है? अवास्तविक संख्या का है या काल्पनिक संख्या का रूप है। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी अंडर रूट के अंदर माइनस में अगर संख्या है तो ये क्या होगी? अवास्तविक संख्या होगी। तो अवास्तविक समझ में आ गया होगा कि अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर माइनस में संख्या अवास्तविक संख्या कहलाती है। तो इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या। क्या लिखेंगे दोस्तों? ऋणात्मक संख्या। तो अगर अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव है वैल्यू, ऋणात्मक संख्या है, तो उसको हम क्या में रखते हैं? अवास्तविक। तो ये तो बात होगी दोस्तों कि अवास्तविक या काल्पनिक संख्या क्या है। अब आगे चलते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। इनको छोड़कर जितनी भी संख्या आती है सभी का में आएगी, वास्तविक संख्या में आती है। तो वास्तविक संख्या में क्या होता है? वास्तविक संख्या के कई सारे रूप हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या में पहला रूप आता है प्राकृत संख्या। पहली संख्या कौन सी है कि दोस्तों? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या नाम से पता चल रहा है, प्राकृत मतलब प्रकृति। जो संख्या हमको प्रकृति द्वारा प्राप्त है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो जो जिसकी खोज नहीं हुई, जो हमें पहले से पता है, तो प्राकृत संख्या का याद रखना है। प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है 1 से। 1, 2, 3,
और ये बढ़ते जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। ये साइन होता है इनफाइनाइट, अनंत का। तो एक से शुरुआत होने वाली संख्या जो अनंत तक जाए वो किस में कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है या नेचुरल नंबर कहलाता है। इसका दूसरा रूप है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर, पूर्ण संख्या या होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होगी, अभी जैसे हमको ये प्राकृत दिख रही है तो ये थोड़ा सा अधूरा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि सर हमने अभी जीरो नहीं लगाया है। तो जब अगर पूर्ण संख्या में जीरो लगा देंगे, प्राकृत संख्या के आगे जीरो लगा दो तो वही पूर्ण संख्या हो जाती है। तो पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग जीरो से होगी, 0 1 2 3 और ये कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट तक। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होकर अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या होल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होगी, 0 से अनंत तक। तीसरा रहता है इसी में पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझना है आप लोगों को। तो पूर्णांक संख्या, अगर मैं पूछता हूं कि 0 से ऊपर जाते हैं तो संख्या काय में होती है, प्लस में, और 0 से नीचे जाएंगे तो संख्या काय में होगी, माइनस में। तो शुरुआत करते हैं, जैसे 0 है, 0 से ऊपर जाऊंगा तो +1, फिर +2, फिर +3। अगर और आगे जाते रहेंगे तो ये चलेगा प्लस इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर इसी टाइप से मैं पीछे आता हूं तो मेरे पास आएगा -1, -2 और ये कहां तक चलेगा, माइनस के इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएगा, माइनस के अनंत तक। तो जितनी भी संख्या माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक संख्या, इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, ये पूर्णांक संख्या होती है। ये क्या होते हैं, हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। तो दोस्तों फिर से रिवाइज करा देते हैं। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या होल नंबर 0 से लेकर अनंत तक होता है। पूर्णांक संख्या इंटीजर जो रहता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। तो हमको दो सीरीज दिखी सर कि एक तो प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो इसको नाम दे दिया गया है कि ये जो प्लस वाली है संख्या +1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, +1 से प्लस इनफाइनाइट तक, तो ये क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। तो इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और ये जो माइनस में दिख रही है -1 से लेकर माइनस अनंत तक, ये क्या है, ऋणात्मक होती है। तो इसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। तो -1 से माइनस अनंत तक ये होगी हमारे पास क्या, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो -1 से माइनस अनंत तक ऋणात्मक पूर्णांक, +1 से प्लस अनंत तक क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक। अब क्वेश्चन आता है कि सर फिर 0 का नहीं क्या है, तो 0 कुछ नहीं होता है, 0 अपने आप में स्वतंत्र है। तो याद रखना है 0 क्या होगा, अपने आप में स्वतंत्र, ना ये पूर्णांक में आता है। 0 अपने आप में ना तो पूर्णांक होगा, ना पूर्ण संख्या होगा, ना प्राकृत संख्या होगा। 0 अपने आप में क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक क्या होती है। आगे बढ़ते हैं और वर्गीकरण समझते हैं संख्याओं का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला इसी में समझते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर जब हम संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं तो हमें संख्याओं के बारे में समझना क्यों जरूरी है, कि कौन सी प्राकृत है, कौन सी पूर्ण है और कौन सी पूर्णांक है। दोस्तों कभी कभी क्या है, क्वेश्चन सिंपल आता है लेकिन हमको ये पता नहीं चलता है कि प्राकृत के बारे में पूछा है या पूर्ण के बारे में। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन द्वारा समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब मान लो किसी को पता ही नहीं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। जैसे कोई बच्चा ऐसे करेगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कि ये 5 संख्या हो गई शुरू की और इन सबको जोड़ दो तो 5 4 9 12 और 2 14 और 1 15।
तो वो 80 को सी आंसर क्या लगा जाएगा 15, जो कि क्या होगा पूरी तरीके से गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि उसे ये पता नहीं है कि पूर्ण संख्या पूछी है। कौन सी संख्या पूछी है? पूर्ण संख्या। तो याद रखना है पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो 0 से शुरू के 5 नंबर ले लो, तो हम लेंगे 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो देखो 5 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। अब इन सबको ऐड कर लो, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 के साथ 0 जोड़ेंगे 10 ही रहेगा। तो हमारा आंसर दोस्तों क्या आएगा 10, और 10 इस सवाल का क्या होगा? सही आंसर। तो इसलिए हमको वर्गीकरण बिल्कुल ध्यान से समझना है कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन एक बच्चा ये करेगा एक बच्चा ये, तो जिसने ये करा है वो गलत होगा, जिसने 10 करा है वो सही होगा। सही कब होगा? जब हमको इस बारे में पता होगा कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या होती है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो अगला आएगा हमारे पास, शुरू की 3 संख्या हमने पढ़ लिए, अब आएगा हमारे पास परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूं। परिमेय संख्या होती है ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे P/Q में व्यक्त कर सकते हैं, P/Q में व्यक्त कर सकते हैं। और ब्रैकेट में लिखना है कि Q नॉट इक्वल टू 0। ये बराबर करके काट देते हैं, इसका मतलब है कि Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर, तो जिसे P/Q में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब जिसे भी P/Q सिंपल है कि अंश बटे हर या भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं, वह संख्या कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। तो कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। तो जितनी भी संख्या बनी अधिकतर परिमेय संख्या ही होती है। जैसे उदाहरण के रूप में कुछ लिखवा देता हूं मैं, जैसे एक तो -1, माइनस की सभी संख्या -225, 0 भी इसी में आता है परिमेय में, या फिर +1, +23, प्लस की जितनी भी संख्या है सभी इसी में आती है। और आगे बात करें तो जैसे हमने देखा है कभी अंडर रूट के अंदर 16 लिखा है, जैसे तो अंडर रूट के अंदर वह संख्या परिमेय संख्या में आएगी जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है। तो जैसे ही 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है, तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो भी इसके अंदर आएगी। जैसे रूट के अंदर 400 लिख दिया, ये भी इसका स्क्वायर होता है, तो ये पूर्ण संख्या, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, पूर्ण वर्ग संख्या, इसको भी हम किस में शामिल करते हैं? परिमेय संख्या के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके अलावा कोई बटे में संख्या है जैसे 3/5, कुछ भी लिख सकते हैं मर्जी से, जैसे इस टाइप से, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। जैसे मैं लिख देता हूँ -7/11, तो भी इसी के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा पॉइंट के अंदर बहुत सारों ने देखा होगा, कोई रिपीटेशन करे, जैसे 0.25 25 25 ये चलता है, तो जैसे 25 रिपीट हो रहा है। या फिर जो बार वाली संख्या जिसको हम अगले टॉपिक में लेंगे आगे, जैसे 0.14723, अगर इसमें कहीं पर भी ऐसे ऊपर बार लगा है तो बार वाली संख्या भी किसके अंतर्गत आएगी? परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है जिसे P/Q में व्यक्त कर सकते हैं। तो लगभग जितनी भी संख्या बनी है सारी काय में आती है? परिमेय में। अब इसका उल्टा क्या होता है? अपरिमेय। तो उसको पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या की तरफ। अगला है हमारा अपरिमेय संख्या। चलो अगला आएगा हमारे पास अपरिमेय संख्या। तो देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोस्तों
जैसा हमने परिमेय पढ़ा है जस्ट उसका उल्टा है कि ऐसी संख्या जिसे p अपॉन q में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो डायरेक्ट इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। तो उदाहरण केवल इसका एक ही है कि जो भी संख्या, उदाहरण है इसका, ऐसी कोई भी संख्या जो अंडर रूट के अंदर हो लेकिन किसी का पूर्ण वर्ग नहीं बने उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे मैं लिख देता हूं अंडर रूट के अंदर 19, तो क्या 19 किसी का पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है, तो इसलिए ये कहीं में आएगा, अपरिमेय संख्या में आएगा। जैसे मैं लिख देता हूं अंडर रूट के अंदर 28, तो क्या दोस्तों 28 किसी का पूर्ण वर्ग होता है क्या, तो हम बोलेंगे सर नहीं होता है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। इसी टाइप से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 5√3, तो हमको रूट के अंदर देखना है कि 3 आ जाए, तो √3 की वैल्यू कुछ होती नहीं एग्जैक्ट, तो √3 किसी का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। इसी टाइप से कुछ भी लिख सकते हैं जो हमारी इच्छा हो, जैसे ये पूरा नंबर है हमारे पास, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, 447 नहीं है, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो हम ये लिख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर ऐसी कोई भी संख्या जो अपूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या होगी उसे ही हम टाइम में रखेंगे, अपरिमेय संख्या में रखते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो लास्ट संख्या और बची है हमारे पास सम और विषम संख्या, उसे हम लोग समझ लेते हैं। सम और विषम संख्या, तो सम संख्या बिल्कुल आसान है, सभी को पता होगा। सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे हम लिख लेते हैं 2, 4, 6, कुछ भी लिख सकते हैं 124, देखो ये 2 से कटेगा, तो ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से कटती है वह क्या होगी, सम संख्या होगी। तो ये इसके उदाहरण है कुछ सम संख्या के। इसी टाइप से विषम संख्या के हैं, विषम इसका उल्टा हो जाएगा, ये सम विषम बिल्कुल आसान है, ये हमको दूसरी चौथी में सिखाया जाता है। विषम संख्या होगी जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विषम संख्या। तो विषम संख्या जैसे 1, 3, 7, 11, इस टाइप से कोई भी सीरीज जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 101, 2279, इस टाइप की कोई भी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो विषम संख्या होगी। और ऐसी कोई संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चल जाता है वो कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले आगे और कौन कौन सी संख्या बची हुई है। तो हमारे पास भाज्य और अभाज्य संख्या और बची हुई है, फिर हमारा वर्गीकरण कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। चलो अगला है हमारे पास भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो दोस्तों ये याद रखना है भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणज संभव हो, 3 गुणज संभव हो। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणज संभव हो, वह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो दोस्तों याद रखना है कि कम से कम 3 गुणज, इसका मतलब कम से कम 3 होना चाहिए। 3 से ऊपर भी चलेंगे, 4, 5, 8, 10 फिर कितने भी चलेंगे, लेकिन कम से कम 3 होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। कैसे, गुणज का मतलब क्या रहता है, बहुत सारों को इसमें डाउट रहता है कि सर गुणज क्या होता है। तो जैसे मैं कोई नंबर लिख देता हूँ 12, तो गुणज का मतलब है कि जैसे ये 12 है, ये 12 किन किन संख्या से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा। तो हम बोलेंगे सर पहली संख्या तो 1 है, 12 में 1 का भाग देंगे लग जाएगा। और 12 किससे कटता है, 2 से कटता है दोस्तों। और किससे कटता है 12, 3 से कटता है, 3 से भाग लगाओगे 4 बार। और किससे कटता है, 4 से कटता है। और किससे कटेगा, 6 से। और किससे कटेगा, 12 से।
तो ये 12 के गुणज हो गए, ये जो हमने लिखे 1 2 3 4 6 12 टोटल इन संख्याओं से कटता है। तो ये 1 2 3 4 6 12 जो है ये क्या होगा, इसके 12 के गुणज हो गए। तो देखो 12 के गुणज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 12 के टोटल कितने गुणज हो गए, 6 गुणज। इसका मतलब ये 12 जो है ये 12 के कितने गुणज हो गए, 6 गुणज। तो ये 12 क्या होगा, देखो कम से कम 3 होने चाहिए, तो 3 से ज्यादा ही है 6। तो ये 12 कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या। तो 12 कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या। चलते हैं दोस्तों अगला एक और उदाहरण से समझा देता हूं। जैसे 20 है, तो 20 किस से कटेगा, तो हम बोलेंगे सर शुरुआत 1 से कटेगा, 2 से, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 5 से, फिर 10 से और फिर 20 से। तो मुझे बताओ 20 के कितने गुणज हो गए, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 20 के 6 गुणज हो गए। तो इसका मतलब 3 से ज्यादा ही है। तो 20 के कितने गुणज हो गए, 6, 3 से ज्यादा। तो ये 20 भी कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। 20 भी कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा भाज्य संख्या क्या होती है। अब इसका उल्टा पढ़ना है अभाज्य संख्या। और ये जो अभाज्य संख्या है इससे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा अभाज्य संख्या, जो कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस ये अंतिम बचा है हमारे पास वर्गीकरण में, तो इसको ध्यान से समझना है अभाज्य संख्या को, क्योंकि हर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है इस अभाज्य संख्याओं से। तो बढ़ते हैं आगे, अभाज्य संख्या समझेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों क्या होती है अभाज्य संख्या, तो इसकी भी परिभाषा याद रखना है हमें। जैसे भाज्य में था कि कम से कम 3 गुणज, तो अभाज्य संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणज संभव हो। केवल 2 गुणज, केवल कितने गुणज संभव हो दोस्तों, 2 गुणज। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणज हो, ना 2 से कम होने चाहिए ना 2 से ज्यादा। इसलिए हमने बोला कितने गुणज, केवल 2 गुणज। तो जिसके केवल 2 गुणज संभव रहेंगे वह संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पर लेता हूं मैं 11, तो हम बोलेंगे कि सर ये 11 जो है किससे कटेगा, 1 से तो कटेगा, और किससे कटेगा, खुद से कटेगा, 11 से। तो मुझे बताओ कि 11 के केवल 2 गुणज संभव आए हैं, देखो एक ये और दूसरा ये। तो हम बोलेंगे कि सर 11 के कितने गुणज हुए, केवल 2 गुणज। इसका मतलब 11 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। 11 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से हम लोग ले लेते हैं 17। 17 किससे कटेगा, 1 से और 17 से। किससे कटेगा, 1 से और 17 से। इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा 17। तो 17 के भी कितने गुणज हो गए, 1 2। तो हम बोलेंगे ये जो 17 है, 17 भी क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। 17 भी क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी। इसी टाइप से अगर मैं कोई एक और उदाहरण ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया 31 31। तो हम बोलेंगे सर 31 जो है केवल किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 31 से कटेगा। किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 31 से कटेगा। तो 31 के कितने गुणज हो गए, 2 गुणज केवल। तो इसका मतलब ये 31 कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई है। 31 कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या क्लियर हो गई होगी, जिसके केवल 2 गुणज संभव हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि आज की वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद दोस्तों।